हेलो एवरीवन। सो इस वाले लेक्चर में हम जो जानना चाहते हैं वो है गियर के पहले के कॉन्सेप्ट को, यानी गियर से पहले ऐसी कौन सी डिवाइस थी जिसको आधार मान करके हमने गियर को डेवलप किया। ठीक है, तो आपका ये जो लेक्चर है इस पे हम उस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, उस मशीन के बारे में पढ़ेंगे, उस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, यानी वेग अनुपात क्या होता है। गियर में एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म होती है जिसे हम कहते हैं वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए गियर जो है वो गोल घूमने वाली डिवाइस है, ऐसे रोटेशनल मोशन करने वाली डिवाइस है। इस तरह से ये ऐसे रोटेट होगा तो सीधी सी बात है ये वाला इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये ऐसे रोटेट हो रहा तो ये वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा। क्यों? क्योंकि ये इसका फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है और जब ये फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा और इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा। चले, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ सकते होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर गियर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यदि मान लीजिए दो शाफ्ट हैं, सिलेंड्रिकल शाफ्ट हैं, मान लीजिए ये गियर नहीं है, यहाँ पे अभी केवल दो शाफ्ट ऐसे कनेक्ट हैं। ये दो सिलेंड्रिकल पैरेलल शाफ्ट हैं, ये ऐसे आ रही हैं पीछे से और इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो हमारे पास अभी तक गियर के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब इन सिलेंड्रिकल शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है। हम यहाँ पे पट्टे का प्रयोग नहीं कर सकते, हम यहाँ पे चैन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम केवल इतना जानते हैं कि हमको ये दोनों शाफ्ट को घुमाना है। तो हम क्या करते हैं, हम टूथड व्हील न लेके दांत वाले पहिए न लेके दो सामान्य पहियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो नॉर्मल से पहिए लगा देते हैं और हम क्या सोचते हैं कि यदि मान लीजिए हमने दो पहिए लगा रखे हैं, एक ये ऐसे गोल पहिया, एक पहिया ये गोल, ये दोनों एक पॉइंट पर कनेक्ट होंगे, ये वाला इसको ऊपर की ओर ढकेलेगा जिससे ये वाला घूमना शुरू कर देगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो पहला वाला पहिया है वो दूसरे वाले पहिए को रोटेट कर रहा है। किसकी मदद से? यहाँ पर जनरेट होता है घर्षण। घर्षण बल के कारण जो है, घर्षण के कारण ये वाला पहिया, पहला वाला पहिया दूसरे वाले पहिए को रोटेट कर रहा है और घर्षण का उपयोग होने के कारण यानी फ्रिक्शन का उपयोग होने के कारण हम इस तरह की डिवाइस को कहते हैं फ्रिक्शन व्हील। जी हाँ, गियर का जो पापा है वो है फ्रिक्शन व्हील। ठीक है, फ्रिक्शन व्हील में क्या हो रहा है, अभी तक क्या पट्टा लगा था तो दोनों शाफ्ट एक दूसरे से या दोनों शाफ्ट की पुली एक दूसरे से सीधे कांटेक्ट में नहीं थी, वो एक पट्टे यानी बेल्ट के माध्यम से या चैन के माध्यम से कांटेक्ट में थी। पर यहाँ पर दोनों शाफ्ट की डिवाइसेस एक दूसरे के डायरेक्ट कनेक्ट में हैं, यानी इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट रखती हैं। चलिए अब हम इस फ्रिक्शन व्हील के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्लिपिंग और प्योर रोलिंग। तो गियर के लिए हमारी प्योर रोलिंग बहुत जरूरी है। प्योर रोलिंग मतलब बड़ी आसानी से गियर घूमे एक के साथ दूसरा। ठीक है, उसमें कोई स्लिप नहीं हो, कोई गियर आगे नहीं भगे, कोई गियर पीछे नहीं रह जाए, ताकि वेलोसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट बनी रहे। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम फ्रिक्शन व्हील की तरफ। फ्रिक्शन व्हील है क्या? ये आ गया हमारा फ्रिक्शन व्हील। इसको मैं थोड़ी जूम कर देता हूं ताकि आप ध्यान से देख पाएं। ओके, ये है हमारा फ्रिक्शन व्हील। फ्रिक्शन व्हील में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पहिए हैं, एक पहिया नंबर एक और एक पहिया नंबर दो। ठीक है, पहिए नंबर एक के अंदर पहिए नंबर एक की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r1। पहिए नंबर एक की त्रिज्या जो है, अभी केवल इसकी डायनेमिक्स को इसकी जो मेजरमेंट है वो देख लेते हैं। पहले की है r1 विमा और दूसरे की जो त्रिज्या है वो है r2। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यदि r त्रिज्या है तो इसका डायमीटर भी कुछ होगा, तो इसका डायमीटर हम मान लेते हैं d1, नोट करते जाइएगा, और इसका डायमीटर हम मान लेते हैं d2। ठीक है, D1 या D2, इसको कैपिटल या स्मॉल आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी अपने हिसाब से D1 D2 स्मॉल, मैंने कैपिटल ले रखा है इसलिए मैं कैपिटल लूँगा। तो मैंने इसका लिख लिया, इसका D1 और इसका D2। और हम जानते हैं कि ये जो है ये एक सर्किल है, मतलब एक गोला है और एक गोले में कुछ ना कुछ परिधि यानी उसका कुछ सरकमफ्रेंस रहता है, और मैं जानता हूँ कि किसी गोले की परिधि होती है पाई इंटू डी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा, बाद में काम आएगा, पर अभी तो हमें फोर्सेस से मतलब है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है हमें तो कुछ पता नहीं। चलिए हम देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। एक मिनट, थैंक यू। यहाँ पर जो हमारा पहला पहिया है ये हमारा ड्राइविंग व्हील है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारी शाफ्ट कनेक्ट है।
ठीक है। यहाँ से हमारी ड्राइविंग शाफ्ट कनेक्ट है, वो शाफ्ट जो किसी मोटर से जुड़ी हुई है इस वाली शाफ्ट को घुमाने के लिए। तो ये वाले सेंटर पर एक शाफ्ट है, ये वाले सेंटर पे एक शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट इस पहिए से घुमी हुई है और ये वाला पहिया सबसे पहले घूमता है और घुमाता किसको है, R2 पहिए को, यानी नंबर 2 वाले, सॉरी दूसरे वाले पहिए को। तो इस वाले व्हील को कहते हैं हम ड्राइविंग व्हील और इस वाले को हम कहते हैं ड्रिवन व्हील। ठीक है। तो जब ड्राइविंग व्हील घूमता है तो ड्राइविंग व्हील और ड्रिवन व्हील किसी पॉइंट पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो चलिए हमने इस पॉइंट को मान लिया ओ पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ओ। ठीक है। इस ओ पॉइंट पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो इस ओ पॉइंट पर जो हमारा पहला वाला पहिया है वो दूसरे वाले पहिए पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये यहां से ऐसे घूम रहा है तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स यहां से नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, जिसे हमने यहां पर पी नाम दे रखा है। इसे हमने ट्रांसमिशन फोर्स, मतलब एक पहिए से दूसरे पहिए तक जाने वाला फोर्स कहा है। ठीक है। अब चूंकि यहां पे एक फोर्स लग रहा है और ये यहां पे ऐसे ढकेले गए हैं, ये वाला पहिया और ये वाला पहिया एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, तो यहां से कुछ फोर्स भी लग रहा होगा। उसके रिएक्शन में भी यहां से एक रिएक्शन फोर्स इस तरफ और एक रिएक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है, जिसे हमने RN नाम दे रखा है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं। ये वाला रिएक्शन फोर्स एक है और एक रिएक्शन फोर्स इस तरफ से, दोनों का नाम हमने RN दे रखा है क्योंकि हम मान रहे हैं कि अभी दोनों तरफ से बराबर जो है वो फोर्स लग रहा है। ठीक है। इस रिएक्शन फोर्स का परिणाम क्या होता है, इस रिएक्शन फोर्स का परिणाम ये होता है कि जब हम पी फोर्स यानी उसको, ये पहला वाला पहिया दूसरे वाले पहिए को नीचे की ओर ढकेलने की कोशिश करता है पर ढकेल नहीं पाता, तो रिएक्शन फोर्स के कारण एक घर्षण बल यानी एक रगड़ बल पैदा होता है और उस रगड़ बल का कुछ मान हमको मिलता है। तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन फोर्स के। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स, और ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हम हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हमने म्यू नाम दे रखा है, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो इस डायरेक्शन में जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अब देखिए क्या होता है, यदि ये पी फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से कम रहता है तो ये पहिए दोनों इजीली घूमते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर रोल करते रहेंगे। मतलब ये वाला घूमेगा उसके ऊपर ये वाला रोल करता रहेगा, ये ऐसे घूमता रहेगा और इसके ऊपर ये वाला ऐसे ऐसे रोल करता रहेगा। ठीक है। इजीली ओ पॉइंट पर आके इसके सभी सिरे टकराते रहेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए इस फ्रिक्शन फोर्स का मान, इस फ्रिक्शन फोर्स का मान किसी स्थिति में जाके कम हो जाता है, किसी स्थिति में जाके कम हो जाता है और P का मान बढ़ जाता है, यानी P इज ग्रेटर देन टू म्यू इंटू आर एन, तब इस स्थिति में जो पहला वाला पहिया है वो तेजी से आगे निकल जाता है दूसरे वाले पहिए की अपेक्षा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो हमारा कमजोर पड़ जाता है, यहाँ पे उनका अलाइनमेंट सही नहीं बैठता, जिसके कारण स्लिप जनरेट होती है। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्लिपिंग। यदि यहाँ पर कुछ ऐसी डिवाइस हो लगाई होती, हमने इसमें बहुत कचरा हो गया, चलिए यहाँ पर यदि हमने कुछ ऐसी डिवाइस लगाई होती कि ये इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के ऊपर स्लिप होने से रोक लेता तो हमें कुछ फायदा मिलता। यहीं से गियर का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पहिया है उसके साथ दूसरा पहिया ऐसे घूम रहा है, दोनों एक पहिए की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है तो ये ज़्यादा तेजी से आगे, ये ज़्यादा तेजी से घूमता है और ये वाला अपनी पुरानी स्पीड में ही घूमता रहता है। तो अब क्या करें, यदि हमको इन दोनों की स्पीड कांस्टेंट रखनी है और अचानक से इसकी स्पीड हम बढ़ाते भी हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ऐसे कई सारे गियर्स की प्रोफाइल बना देंगे। तो ऐसे कई सारे गियर्स इस पे हम, सॉरी टीथ हम इस पे लगा देते हैं। तो अब ये टीथ क्या करते हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है वैसे ही वो टीथ इस वाले को भी उतने ही फोर्स से नीचे की ओर भेजता है और स्लिप के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यही गियर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है। एक बार यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो की स्पीड धीमी करके, है ना, इसे और हल्का इसे इसकी स्पीड धीमी करके इसे आराम आराम से देखिए, इसके साथ नोट्स बनाइए, आपको इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है। यदि हमारी फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होगा तो स्लिपिंग होगी। यदि फ्रिक्शन फोर्स बनाए रखना है तो हमें इस तरह के व्हील में दांत काटने होंगे, जिसे हम टूथड व्हील या फिर गियर कहेंगे। चलिए, अब इसके साथ क्या होता है, इसके साथ कुछ ना कुछ फोर्स हमारे अप्लाई होते हैं। तो वो फोर्स किस तरह से काम करते हैं ये हम देखें, ये थोड़ी सी जरूरी है। यदि मान लीजिए ओ पॉइंट पर
इस ओ पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है v है, और यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब जिस वेलोसिटी से ये वाला घूम रहा है उस वेलोसिटी से ये वाला भी घूम रहा है, ये हम मान के चल रहा है प्योर रोलिंग में। तो इसका मतलब यदि v01 इसकी वेलोसिटी है और v02 इसकी वेलोसिटी है, v01 और v02 इसकी वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी एक कंडीशन में कांस्टेंट रहेंगी। और ये कौन सी वेलोसिटी है? ये है लीनियर यानी रेखीय वेग। और हम जानते हैं रेखीय वेग v बराबर होता है ओमेगा यानी कोणीय वेग इनटू r यानी रेडियस। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे कवर करते हैं। देखिएगा, यदि प्योर रोलिंग हो रही है मतलब ट्रांसमिशन फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से जो है कम है। ठीक है, ट्रांसमिशन फोर्स मतलब जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो उससे ज्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत स्लोली आराम से दोनों जो व्हील हैं एक दूसरे के ऊपर घूम रहे हैं, केवल व्हील। अभी हम टीथ नहीं काटा हमने इस पे, अभी केवल हम व्हील्स की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर घूम रहे हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी जूम कर देता हूँ। तो हम जानते हैं कि किसी पॉइंट ओ पर, मतलब जो हमने बना रखा था वहां पर कोई पॉइंट ओ है। ठीक है, उस पॉइंट ओ पर जो वेलोसिटी है वो है, इस वाले की वेलोसिटी है v01 और इस वाले की वेलोसिटी है v02। वो दोनों वेलोसिटी क्या होंगी? बराबर होंगी। और हम जानते हैं रेखीय वेग बराबर r इंटू ओमेगा। तो r1 पहले वाले व्हील के लिए r1 चूंकि इसकी त्रिज्या r1 थी, और दूसरे वाले व्हील के लिए r2 क्योंकि इसकी त्रिज्या r2 थी। ओमेगा इसका रेखीय वेग और ओमेगा इसका रेखीय वेग, क्योंकि v बराबर r इंटू ओमेगा फॉर्मूले से हमने वैल्यू रख रखी है। अब हम ओमेगा वाले पदों को एक तरफ और r1 r2 वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं। तो ओमेगा बाई ओमेगा टू, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू द बराबर हो गया r2 बाई r1 के। यानी कि वेग का अनुपात पहले व्हील से दूसरे व्हील के वेग का अनुपात हमेशा दूसरे व्हील की त्रिज्या बटे पहले व्हील की त्रिज्या। याद रखिएगा क्योंकि यही वेलोसिटी रेशियो है। जी हाँ, यही वेलोसिटी रेशियो है। अब ये इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2πn/60। 2πn/60 क्योंकि कोणीय वेग बराबर होता है 2πn/60। और n यहाँ पर क्या है? n है कितनी आरपीएम से कोई व्हील घूम रहा है, कोई चीज घूम रही है। तो मान लीजिए पहला वाला n1 आरपीएम से और दूसरा वाला n2 आरपीएम से घूम रहा है, तो 2πn1/60 बटे ओमेगा 2 की वैल्यू 2πn2/60। तो 2π से 2π और 60 से 60 कट हो गया, तो n1/n2 हो गया। तो ओमेगा 1/ओमेगा t इज इक्वल टू द हो गया n1/n2 इज इक्वल टू द हो गया r2/r1। r2/r1 यहाँ से आ गया, n2/n1 इस वैल्यू से हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम और आगे लेके चलते हैं। और हम जानते हैं कि ये हमको फॉर्मूला मिल गया यहाँ तक का। ठीक है, और हम जानते हैं कि यदि दूसरे वाले की रेडियस जो है, पहले वाले की रेडियस r1 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? उसकी त्रिज्या r1 है तो उसका व्यास हम मान लेंगे d1, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो r1 के लिए r1/d1 और r2 के लिए d2/2। ठीक है, R1 के लिए d1/2 और R2 के लिए d2/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R2/R1 बराबर हो जाएगा d2/d1। तो d2/d1 यहाँ तक फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया, और इसे ही हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। ये केवल व्हील के लिए वेलोसिटी रेशियो। अभी हमने इस पे दांत नहीं लगाए, पर मान लीजिए हम इसकी परिधि पर कई सारे दांतों को लगा देते हैं, कई सारे दांतों को अप्लाई कर देते हैं, कई सारे इस पे टीथ अप्लाई कर देते हैं या टीथ इस पे काट देते हैं, तो वहां पर होता क्या है, चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। यदि हम मान लीजिए इस पूरे पिच सर्कल, मतलब होता है जिस सर्कल में दोनों व्हील एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर हम इसकी जो त्रिज्या है, जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल की वैल्यू होती है पाई इंटू d/t। पाई मतलब यहाँ से एक तो हमारा पाई हो गया जो फॉर्मूले में डलना, और डी क्या हो गया? इसका पूरा व्यास। अब मतलब परिधि में कितने दांत आपने लगा रखे हैं। तो पहले वाले के लिए
PC मतलब पहले वाले, PC1 मतलब पहले वाले के लिए जो पिच सर्किल है, मैं पिच सर्किल आपको बाद में भी समझाऊंगा, लेकिन अब केवल इसको दूर से समझना है। तो PC1 और दूसरे वाले के लिए PC2। तो C1 के लिए पाई पाई D1/T1 और PC2 पाई D2/T2। यहाँ से हम D2/D1 की वैल्यू निकालेंगे और D2/D1 की जैसे ही हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो आती है T2/T1। और हम इस D2/D1 की वैल्यू को D D2/D1 को की जगह जो हमारा पिछला फार्मूला निकला है उसमें हम T2/T1 को रख देते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारा फार्मूला कहाँ पे निकला है। ये निकाल रखा है हमने फार्मूला, यहाँ पे इस जगह पे T2/T1 है, तो इसकी जगह पे हमको रख देना है T2/T1। T2 और T1 क्या है? T2 मतलब दूसरे वाले व्हील में कितने दांत हमने बनाए, और T1 मतलब पहले वाले व्हील में हमने कितने दांत बनाए। इन दोनों का अनुपात रख देंगे तो हमको वेग अनुपात यानी वेलोसिटी का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मुझे आपको मैं एक वेलोसिटी रेशियो को एक और बहुत सिंपल टर्म में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है, अब इससे हमको फॉर्मूला क्या मिला पहले ये देख लेते हैं, फिर कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है ω1/ω2 बराबर N1/N2 बराबर T2/T1 बराबर R2/R1 इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो, विच मीन्स वेग अनुपात क्या है? पहली वाली पहला वाला जो हमारा ड्राइवर है, यानी पहला वाला गियर जो ड्राइव करता है और दूसरा वाला गियर जो ड्राइव होता है, तो इस ड्राइवर गियर और ड्राइविंग गियर के बीच का जो रेशियो है यानी ω1 और ω2, इन दोनों की स्पीड का जो अनुपात है या इसके कितने इसके आरपीएम है उसका अनुपात, या फिर इसके तीत का अनुपात, या फिर इसकी रेडियस का अनुपात जो है, ये कहलाता है हमारा वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा किसी भी गियर के लिए कांस्टेंट बना होना चाहिए। इसके बाद हम अगले वाले टॉपिक पे, अगले वाले लेक्चर पे देखेंगे गियर रेशियो और वेलोसिटी रेशियो के बीच में अंतर, और फिर इसके बाद हम गियर के बेसिक कॉन्सेप्ट में कूद पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।